गौवंश क्रांति के तीसरे भाग में भाई हमारा आज का विषय है पशुओं में टीकाकरण का महत्व। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में है डॉक्टर नेमी चंद, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुवेंद्र सिंह जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे जो पशु होते हैं उनको कई तरह की बीमारियां लगती रहती हैं और हमारे पशुओं को बीमारी ना लगे, मतलब वो स्वस्थ रहें, तो इसके लिए हमें टीके लगवाने पड़ते हैं। तो कौन कौन से टीके हम लगवाएं डॉक्टर साहब? जैसा कि आपने कहा कि पशुओं में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं और इनमें संक्रामक बीमारियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलती हैं और बहुत कम समय में किसी गांव या क्षेत्र विशेष के अधिकतर पशु इनसे ग्रसित हो जाते हैं और पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। जी जी। तो टीकाकरण, इन संक्रामक बीमारियों से बचाव का टीकाकरण एक बहुत ही सस्ता, आसान एवं प्रभावकारी तरीका है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा टीकाकरण का महत्व बताने के लिए। जैसे पशुओं में एक बहुत पहले रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी महामारी के रूप में फैलती थी। अच्छा। और आज वो बीमारी नहीं है। उसका प्रभावी टीकाकरण के द्वारा उन्मूलन कर दिया गया है। अब वो बीमारी हमारे देश में नहीं फैलती है। इसी तरह से आप जानते होंगे मनुष्य में एक बीमारी स्मॉल पॉक्स, चेचक कहते थे जिसे, वो पहले बहुत होती थी। वो प्रभावी टीकाकरण द्वारा उस बीमारी का उन्मूलन कर दिया गया। तो ये टीकाकरण का महत्व दर्शाते हैं। तो टीका होता क्या है, मैं थोड़ा सा अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा बड़ी सरल भाषा में। टीका एक जैविक प्रिपरेशन है जिसमें उस बीमारी का कमजोर किया हुआ जीवित या मृत कीटाणु होता है, जो शरीर को इस तरह से उत्तेजित करता है कि वो संक्रमण को नष्ट करे और बाद में भी याद रखे। जैसे कि 1-2 महीने बाद फिर से संक्रमण होता है तो उस समय भी उसको वो नष्ट करेगा। जी जी। पशुओं की करीब 10-12 ऐसी बीमारियां हैं जो महामारी के रूप में फैलती हैं और जिनका हम प्रभावी टीकाकरण द्वारा बचाव कर सकते हैं कि वो बीमारी हो ही ना। इनमें कुछ बीमारी जीवाणु जनित हैं, कुछ विषाणु जनित हैं और कुछ परजीवी जनित भी हैं। अच्छा। मैं एक एक करके किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी दूंगा। जैसे एक जीवाणु जनित बीमारी है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, गला गौंटू भी जिसको कहते हैं, बड़ी अच्छी तरह से किसान भाई जानते हैं इसे। बरसात के दिनों में हर साल फैलती है, बड़ी तीव्रता से होती है और ये पशु के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और काफी पशुओं की हर साल इससे मृत्यु भी हो जाती है। इससे बचाव के लिए इस बीमारी का टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने से करीब 1-2 महीने पहले इसका टीकाकरण करा लेना चाहिए। 2 मिली टीका चमड़ी के नीचे, और अप्रैल-मई के महीने में वैसे लगवा लेना चाहिए बरसात शुरू होने से पहले। यदि किसी किसान भाई का छूट भी गया तो अभी भी लगवा सकते हैं। ये टीका सरकारी तरफ से भी लगाया जाता है और सरकारी टीम जब भी आए लगाने के लिए इसको किसान भाई उनका सहयोग करते हुए लगवा सकते हैं। दूसरी एक जीवाणु जनित महत्वपूर्ण बीमारी है ब्लैक क्वार्टर, लंगड़िया बुखार भी कहते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम चोबियाई नामक जीवाणु से होती है। ये पशु के मांसपेशियों को प्रभावित करती है और मांसपेशियों में इसका जीवाणु जहर उत्पन्न करता है जो कि पूरे शरीर में फैल जाता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। ये भी गला घोंटू की तरह बरसात के दिनों में होती है, तो इसका भी टीका बचाव के लिए उपलब्ध है और इसका भी टीका गला घोंटू की तरह अप्रैल-मई के महीने में लगवा लेना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बीमारी है संक्रामक गर्भपात, ब्रूसेलोसिस। ये बीमारी गाभिन पशुओं में गर्भावस्था के लास्ट ट्राइमेस्टर में 6 से 9 महीने के दौरान गर्भपात करती है और ये एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में भी फैल जाती है, जूनोटिक बीमारियां जिनको कहते हैं। अच्छा। हाँ। इस बीमारी के बचाव का भी टीका उपलब्ध है। ब्रूबेक्स नाम से इस बीमारी का टीका आता है और इसको बछियों में, महत्वपूर्ण चीज है ये, इसको बछियों में 4 से 8 महीने की उम्र के बीच में केवल एक बार लगवाना होता है, कटियों बछियों में। अच्छा। मादा पशुओं में, नर पशुओं में नहीं लगाते इसे और ये जीवन भर सुरक्षा प्रदान करता है उससे। इसी तरह एक बीमारी है एंथ्रेक्स। ये बीमारी भी बहुत तीव्रता से फैलती है और बहुत कम समय में इससे पशु की मृत्यु हो जाती है और मृत पशु के जो नेचुरल ओपनिंग्स हैं जैसे नाक, कान, मुंह, गुदा मार्ग, यौन मार्ग, इनसे बिना जमा हुआ ब्लड आता है। इससे इसकी पहचान की जा सकती है। इस बीमारी से बचाव के लिए भी टीका उपलब्ध है और करीब इसका भी टाइम पीरियड वही है, अप्रैल-मई महीने में इस बीमारी का भी टीकाकरण करा लेना चाहिए बचाव के लिए। और एक बीमारी है जीवाणु जनित एंट्रोटॉक्सीमिया। ये मुख्य तौर से भेड़ों की बीमारी है। जो भी किसान भाई भेड़ पालन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये भेड़ों में फैलती है तो फ्लॉक साफ कर देती है, काफी भेड़ों की इससे मृत्यु हो जाती है और इस बीमारी से बचाव के लिए भी टीका उपलब्ध है।
अन्य जीवाणु जनित बीमारी है टेटनस। सामान्य तौर से ये गाय भैंसों में कम होती है, घोड़ा इसके लिए बहुत ससेप्टेबल होता है, बहुत संवेदनशील होता है। यदि किसी किसान भाई ने घोड़ा पाल रखा है तो उसके बचाव के लिए, टेटनस के बचाव के लिए टेटनस का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये टेटनस टॉक्सॉइड के नाम से बाजार में उपलब्ध है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने जो जीवाणु जनित जो बीमारियां हमारे पशुओं में हो जहाँ जैसे गलघोट है, लंगड़िया बुखार है, उनके टीकों के बारे में बताया और ये टीके हमें लगवाने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखोगे कुछ विषाणु जनित बीमारियां भी हो जाए हमारे पशुओं में, तो विषाणु जनित बीमारियों से अपने गाय भैंसों को बचाने के लिए इसमें कौन कौन से टीके लगवाने हैं डॉक्टर साहब? हाँ, सुवेंद्र सिंह जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कुछ विषाणु जनित बीमारियां भी होती हैं जी, जैसे खुरपका, मुंह पका, फुट एंड माउथ डिजीज। ये सभी किसान भाई इससे वाकिफ होंगे और सभी ने इसका सामना भी किया होगा। बीमारी बहुत हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में हर साल फैलती है। इसमें मुंह में, पैरों में छाले हो जाते हैं, दुधारू पशु का दूध सूख जाता है, नर पशु साँडों में वीर्य की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इस बीमारी की वजह से हमारे देश में पशुपालन जो विभाग उद्योग है उसमें सबसे ज्यादा आर्थिक हानि एफएमडी की वजह से होती है। जिसकी गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया है। उसके तहत सरकार साल में 2 बार इसका टीकाकरण करवाती है सभी पशुओं का। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो भी सरकारी टीम आपके यहाँ खुरपका, मुंह पका का टीकाकरण करने के लिए आती है, उनका सहयोग करते हुए आप इस बीमारी का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि उनको पूरा क्षेत्र कवर करना होता है, तो बार बार आपके यहाँ आना उनका संभव नहीं है। तो ये सरकारी तरफ से लगते हैं, बस आप उनका सहयोग करते हुए टीकाकरण आप कराएं। एक अन्य बीमारी है रेबीज। सामान्य तौर से इसका प्रोफाइलेक्टिक बचाव का टीकाकरण नहीं कराया जाता है, लेकिन यदि कोई रेबीज ग्रसित कुत्ता पशु को काट ले, अच्छा, तो इसका टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य हो या पशु यदि हो जाती है तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए कोई रेबीज वाला कुत्ता किसी पशु को काट लेता है तो उसका टीकाकरण कराना अत्यावश्यक है और इसका टीका भी बाजार में उपलब्ध है। इसका टीकाकरण क्या एक शेड्यूल होता है, जैसे आज कुत्ते ने काटा है तो आज 0 डे, 3रा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, 28वां दिन और 90वां दिन। अच्छा। इस तरह से इसका टीकाकरण कराया जाता है काटे हुए पशु में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने जो गाय भैंसों के हम टीके लगवाते हैं वो आपने बताए हैं, और डॉक्टर साहब हमारे कुछ पशुपालक भाई ऐसे हैं जो कि देखो गाय भैंसों के अलावा बकरी पालन भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिन हमारे भाइयों ने बकरी पालन कर रखी हैं, बकरी पाल रखी हैं, तो बकरियों में कोई रोग ना हो, बकरियों हमारी स्वस्थ रहें, तो उनमें हमें कौन कौन से टीके लगवाने हैं? ये किसान भाइयों के लिए बड़ा उपयोगी सवाल है जी। जो भी किसान भाई बकरी पालन से जुड़े हुए हैं वो पीपीआर का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये भी बहुत भयंकर बीमारी है। इसमें बकरियों को सीवियर बहुत भयंकर डायरिया लग जाता है और निमोनिया हो जाता है, और इसमें भी एक बार फैल गई तो पूरा फ्लॉक साफ हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए पीपीआर का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। एक अन्य बीमारी है सीप पॉक्स। ये भी भेड़ों की बीमारी है जी। जो भी किसान भाई भेड़ पालन करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस बीमारी से बचाव के लिए भी टीका उपलब्ध है और इसको टीकाकरण से बचा जा सकता है। एक अन्य बीमारी है स्वाइन फीवर, जो कि सुअरों में फैलती है। जो किसान भाई या पशुपालक सुअर पालन करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वो अपने सुअरों का स्वाइन फीवर के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। अब एक परजीवी जनित बीमारी भी है थिलेरियोसिस, जो कि किलनियों की वजह से फैलती है, और इस बीमारी में पशु में खून की कमी आ जाती है। खून की कमी की वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है, और इस बीमारी का इलाज भी बहुत महंगा है, लेकिन बचाव के लिए इसका भी टीका उपलब्ध है और टीकाकरण से इसको बचाया जा सकता है। और इस तरह से मैंने किसान भाइयों को करीब 10-12 बीमारियों के टीकाकरण के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत सारे टीके बताए हैं जो कि बीमारियां हमारे पशुओं में लगती हैं, और ये टीके हमें लगवाने हैं जिससे कि जो हमारे पशु हैं हम उनको बीमारियों से बचा सकें। तो डॉक्टर साहब, अक्सर जब हम अपने पशुओं को टीके लगवाते हैं तो कुछ सावधानी हमें बरतनी होती है, कुछ देखभाल हमें रखनी होती है, तो ऐसी कौन सी सावधानियां जो हम पशुओं में टीके लगवाते समय बरतें? हाँ, सुवेंद्र सिंह जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये किसान भाइयों के लिए बड़ा उपयोगी सवाल है जी। कि एक तो टीकाकरण के समय पशु स्वस्थ होना चाहिए, उसको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। बीमार पशु का टीकाकरण नहीं कराते। अच्छा। पशु स्वस्थ होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात
कि जो हम टीका लगवाते हैं वो कंपनी में बनने से, जहां फैक्ट्री में वो बना है, और पशु में लगने तक 4 डिग्री तापमान पर रहना चाहिए। इसको हम कोल्ड चेन कहते हैं जी। कोल्ड चेन 100% मेंटेन रहनी चाहिए उसकी। यदि कोल्ड चेन कहीं भी टूटती है तो वो टीका असर नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट में कई कंपनियों के टीके उपलब्ध हैं, तो हर कंपनी के टीके की मात्रा और माध्यम रूट जी जो कंपनी ने निर्देश दिया है उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, निर्माता कंपनी के जो भी निर्देश हैं उनको फॉलो करना चाहिए। किसी की 2 ml भी हो सकती है, किसी की 5 ml भी हो सकती है, तो निर्माता कंपनी के निर्देशों के अनुसार टीका लगवाना चाहिए। और टीकाकरण से 1-2 हफ्ते पहले पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। अच्छा। डीवर्मिंग जिसको बोलते हैं। क्योंकि टीका तभी अच्छी तरह से असर करेगा जब पशु बिल्कुल स्वस्थ होगा जी। और ये तो मैं बता ही चुका हूँ, जैसे ज्यादातर संक्रामक बीमारियां बरसात के दिनों में फैलती हैं, तो बरसात शुरू होने से 1-2 महीने पहले पशुओं का टीकाकरण करा लेना चाहिए। और गाभिन पशुओं का टीकाकरण नहीं कराएं, क्योंकि थोड़ा सा टीकाकरण की वजह से स्ट्रेस, तनाव होता है पशु में। बहुत कम ये देखने को मिलता है, लेकिन यदि किसी किसान भाई के साथ हो जाता है तो कभी कभी गर्भपात हो जाता है गाभिन पशु में, तो गाभिन पशुओं का टीकाकरण ना कराएं। तो इस तरीके से ये बहुत सारी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है, और इन बातों को डॉक्टर साहब हमें ध्यान में रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम अपने पशुओं में टीके लगवाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ पशु हमारे छूट जाते हैं, तो चलते चलते क्या राय, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे हमारे पशुपालक भाइयों को? नहीं, छूट भी जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई निर्धारित समय बता दिया गया है तो उससे निकल गया तो उसके बाद टीका नहीं लग सकता। अच्छा। छूट गया तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। जैसे सरकारी टीम आई, आप नहीं लगवा पाए तो आप खुद से बाजार से खरीद के लाइए और टीका लगवा दीजिए। इनका बड़ा कम, मुश्किल से 5-10 रुपए का एक टीका पड़ता है, शायद और भी कम पड़ता होगा। अच्छा, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा जी कि टीका यदि आप खुद ला रहे हैं तो जैसे हर शहर में एक वैक्सीन के कारोबारी होते हैं जी जी, टीका बेचते हैं। तो ऐसी दुकान पे जाइए जहां बिजली निरंतर रहती हो। अच्छा। क्योंकि तभी वो कोल्ड चेन मेंटेन रह सकती है। यदि बिजली की सप्लाई निरंतर नहीं है तो वैक्सीन उस पर अच्छा नहीं मिलेगा। और जब आप भी लाएंगे तो थर्मस लेके जाइए, उसमें बर्फ में रख के टीके को लाइए, या तो लाते ही उसको उसी दिन लगवा दीजिए। यदि लगाने वाला व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उसको 4 डिग्री पे फ्रिज में रख दीजिए। बिल्कुल। उसके बाद उसको 1-2 दिन में जब भी उपलब्ध है लगाने वाला व्यक्ति तो उसको लगवा दीजिए। अच्छा, एक चीज और मैं महत्वपूर्ण अपनी तरफ से बताना चाहूंगा जी हाँ कि वैक्सीनेशन की वजह से थोड़ा सा पशु को तनाव होता है। अच्छा। जैसे वो 1-2 दिन के लिए खाना कम कर देगा, उसका दूध थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा बुखार भी हो सकता है। तो इससे पशुपालक भाई बिल्कुल भी ना डरें। ये बड़ा टेम्परेरी होता है, 2-3 दिन में पशु अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस बीमारी का आप टीकाकरण कराएंगे उस बीमारी से आप बच जाएंगे। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना है और अपने पशुओं को टीके जरूर लगवाने हैं, क्योंकि टीके जो हैं हमारे पशुओं का बीमारियों से बचाव है। तो इसलिए हमें अपने पशुओं को बीमारियों से बचाना है, समय से हमें पशुओं को टीके लगवाने हैं, और खासकर मानसून से पहले, बरसात से पहले हमें टीके लगवाने हैं, जिससे कि हमारे पशु स्वस्थ रहें, हष्ट-पुष्ट रहें। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने टीकाकरण के महत्व के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।